हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग पे स्वागत है। जैसा कि हम आपको करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की क्लास आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनें आप लोगों के साथ मोटिवेशनल लाइनें हो जाएं। तो कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त ये है जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। यानी कि सभी व्यक्ति अपने आप में हीरा है, और जो व्यक्ति जितना भी संघर्ष करेगा, जिस क्षेत्र में करेगा, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में अगर संघर्ष करेंगे तो उस क्षेत्र में आपका निश्चित ही विकास होगा और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और आपको फिर एक दिन हीरा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। तो जैसे कि आज जो दिन भर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। पहले 2022 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन है, जो कहाँ के हैं? वो इंग्लैंड देश के हैं। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई गवर्नेंस के गाइडलाइंस फॉर इमोनिमाइजेशन ऑफ डेटा एओडी और मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस EMSG जारी किया है? तो किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा ये चीज जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी किस संस्थान ने आयोजित किया है? तो जो ये संस्थान का नाम है CERT, इनके द्वारा चालू किया गया है, आयोजित किया गया है। नुआखाई किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है? तो वो जो पारंपरिक त्यौहार है वो किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? वो उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। नुआखाई का मतलब नया भोजन, नया भोजन होता है, जो चावल की जो फसल होती है उसके उपलक्ष्य में ये लोग मनाते हैं एक त्योहार के रूप में, उड़ीसा राज्य के द्वारा। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत की है? तो वो कौन सा राज्य है इस योजना को लागू करने वाला? तो मेघालय राज्य है। उसके बाद बहुपक्षीय कमान अभ्यास बोस्तोक 2022 जो है का मेजबान कौन कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है? तो इसमें रूस जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस 2022 का विषय क्या है? यानी इसकी थीम जो है, थीम क्या है? तो बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। यानी कि नारियल की खेती जो होती है उससे आपके बेहतर जीवन में भी सुधार होगा और इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, यही इसकी थीम बनाया गया है। उसके बाद हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान जो है वो नीदरलैंड में किस देश की राजदूत नियुक्त की गई है? तो वो कौन सी देश की है? अमेरिका देश की हैं, जिनको भारतवंशी हैं और नीदरलैंड देश में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी जो हमारे भारतीय PM हैं उनके नाम पर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर इनके नाम पर किया गया है। उसके बाद हाल ही में कौन सा एससीओ शिखर सम्मेलन जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसमें उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इसकी मेजबानी की जा रही है। इसकी अध्यक्षता कैसे होती है? तो क्रम के अनुसार में इसकी अध्यक्षता होती है। अभी हम इस संगठन को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। किसने हाल ही में रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम
का शुभारंभ किया है? तो ऐसा करने वाले व्यक्ति जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ा के 77% कर दिया गया है? तो वो राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य के द्वारा SC ST के लिए जो आरक्षण बढ़ा के उसको कितने % कर दिया गया है? 77% कर दिया गया है। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिन्होंने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया? ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। वो राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु के द्वारा ऐसा किया गया। ये योजना का शुभारंभ तमिलनाडु राज्य द्वारा किया गया। हाल ही में किसने SAFF अंडर 17 जो है का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो वो भारत देश के द्वारा जीता गया है। किस देश की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो वो कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं? तो वो हैं स्वीडन की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हाल फिलहाल में। हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव जो बनाया गया है, किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो वो सुनील बर्थवाल जो हैं उनको वाणिज्य का सचिव बनाया गया है, वाणिज्य विभाग का। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? जैसे कि पता है कि जो पहले CDS व्यक्ति थे हमारे भारतीय राज्य में, भारतीय क्षेत्र के, तो वो बिपिन रावत जी थे, जिनकी दुर्घटना हो गई थी विमान के तहत। तो वो कौन से राज्य में था? अरुणाचल प्रदेश के नाम पे, इनके नाम पे वो नाम किया गया, रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2+2 जो वार्ता होती है वो होती है विदेश मंत्री और प्लस जो देश के रक्षा मंत्री होते हैं उनके बीच में जो वार्ता होती है या बैठक होती है उसको हम 2+2 वार्ता के नाम से जानते हैं। तो ये आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन टोक्यो यानी कि जापान में किया गया है इसका। किस देश ने 2022 में सर्वाधिक छात्रों को वीजा जारी किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो अमेरिका है, जिसने सर्वाधिक वीजा जारी किया है भारतीय छात्रों के लिए 2022 में। हाल ही में 14वां जो CII ग्लोबल मेडटेक समिट है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु भी जो नाश्ता योजना है इसके द्वारा शुरू किया गया है, और दूसरी योजना जो है पुदुमाई पेन योजना भी इसी के द्वारा तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 2160 फीट की समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया। यह मूर्ति किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो यह मूर्ति जो है जो हमारे संत रामानुजाचार्य जी थे उनके उसमें बनाया गया है। तो जैसा कि हमने बताया था कि करंट अफेयर्स की क्लास में हम डेली एक राज्य के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे और एक संगठन के बारे में जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहेंगे। तो जैसे SCO जो संगठन है उसकी बैठक अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आइए आज भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यह है भारत का जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहले राजनीतिक स्थिति के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वर्तमान में वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल हैं। जो यहाँ की राजभाषा है वो हिंदी है, और राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है। जैसा कि हमने बताया था कि भारत में कुछ राज्यों में, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्यों में कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में यह है उत्तर प्रदेश की भी गिनती होती है। विधान मंडल का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब विधानसभा और विधान परिषद की सीटें। विधानसभा में जो है 403 और +1, 403 + 1 लिखने का क्या मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो आरक्षण की बात की गई थी SC ST एवं आंग्ल जो भारतीय थे उनके लिए, तो आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन थे उनको वो रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में एक एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता था विधानसभा में, और विधान परिषद में भी एक एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता था। तो ये दोनों सीटें जो हैं अभी समाप्त कर दी गई हैं। तो ऐसे 403 सीटें बची हैं अभी विधानसभा में, और 499 सीटें बची हैं विधान परिषद में। यह किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा ऐसा ये किया गया है कि अब जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में है या राज्यसभा में है उसमें 2 व्यक्तियों का चयन किया जाता है, और जबकि राज्यों में जो उत्तर प्रदेश राज्य में है उसमें विधानसभा और विधान परिषद में एक एक एंग्लो इंडियन का चयन किया गया था, जो अभी उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार सीटों की संख्या जो है वो 403 रह गई हैं, और विधान परिषद में सीटों की संख्या अब 99 रह गई हैं। और लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं यूपी में? तो 80 सीटें हैं, और जबकि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 सीटें हैं। और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सीमा साझा करने वाले राज्य, जैसा कि जो यूपी है सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य जो हैं उनसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ये 8 + 1 मतलब 8 राज्य और एक देश के साथ अपनी ये सीमा साझा करता है। जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो 8 राज्य हैं। तो हरियाणा जो राज्य है वो भी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है यूपी से। उसके बाद फिर उत्तराखंड है, फिर बिहार है, और राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, और प्लस एक राज्य आप देख रहे हैं जैसे कि मैप में ये जो है नेपाल जो है, नेपाल जो देश है वो भी यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार 8 राज्य मतलब 8 और +1, 8 राज्य और एक देश जो नेपाल है वो यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारियाँ जो हैं, जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है यूपी। उसके बाद साक्षरता 2011 के अनुसार इसकी जो टोटल साक्षरता है वो 67.68% है। उसके बाद लिंगानुपात 912/1000, 912 का मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 912 महिलाएं हैं। इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि हुई वो कहाँ पे हुई है? वो नोएडा में। उसके बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुई है वो महोबा में हुई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, गंगा नदी है, यमुना है,
केन है, चंबल है, घाघरा, सोन और गोमती और बेतवा। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो इसमें प्रवाहित होती हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल इसका हॉकी है। और राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो अशोक है। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस, या इसी को कौंच के नाम से जानते हैं। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। और राजकीय नृत्य जो है इसकी कथक। और चिन्ह जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर का सिंबल होता है, ये इसका राजकीय चिन्ह है। उसके बाद हाल फिलहाल में, ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाल फिलहाल में हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं उसको भी हम जानते हैं। अभ्युदय कार्यक्रम एक चलाया गया था, वो किससे संबंधित है? जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मुहैया कराया जाएगा इस योजना या कार्यक्रम के द्वारा। और किसान कल्याण मिशन जो योजना या कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य भारत ने भी अपनाया है, उसी के तहत ये भारत में भी टोटल जो किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी योजना के तहत यूपी में भी एक योजना लॉन्च की गई, किसान कल्याण मिशन। उसके तहत यूपी में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य इसके द्वारा भी अपनाया गया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा की जाएगी। इसके तहत जो भी विकास कार्य किए जाएंगे उससे संबंधित जो 50% उसका जो लागत होगा वो राज्य सरकार के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। और बाल श्रमिक विद्या योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों एवं श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूली शिक्षा का प्रावधान इस योजना या कार्यक्रम के तहत किया गया है। जनवरी 2022 को खादी ग्रामोद्योग, जिसे हम KBIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है। उसके बाद अगर आपको मीठी क्रांति संबंधित पूछ ले, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, जैसे कि ये जो शहद होता है उसी से संबंधित है। उसके बाद भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस जो जनरल बिपिन रावत जी थे, उनकी श्रद्धांजलि पर अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, मैनपुरी जनपद में स्थित जो सैनिक स्कूल का नाम बदलकर उनके नाम पर यानी जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की गई है इनके द्वारा। उसके बाद भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो खोली जा रही है वो कहाँ खोली जा रही है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। 26 जनवरी 2022 को जो 73वां गणतंत्र दिवस अभी इसी वर्ष बनाया गया था, उसमें 12 राज्यों ने जो पार्टिसिपेट किया था, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने, उसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो सबसे प्रथम पर उसको मनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी 2022 को, सॉरी ये पॉइंट रिपीटेड हो गया है, तो यही उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड या पुरस्कार दिया गया था। तो जो हम संगठन आपके बारे में कल ब्रिक्स के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना अभी हाल फिलहाल में हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो वर्ष 2014 में ब्राजील के छठे फोर्टलेजा ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जो ब्रिक्स नेताओं के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, उसमें अभी ऐसा कहा गया है कि ब्रिक्स देशों के द्वारा UNDP का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ, एक क्षेत्रीय कार्यालय भारत के गुजरात शहर में खोला जाएगा। और इसकी जो
गुजरात शहर जो फाइनेंस टेक या सिटी या जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे उसका क्षेत्रीय कार्यालय एनडीबी बैंक का खोला जा रहा है ब्रिक्स देशों के द्वारा। और इसमें एक मिरर या स्टेक मिस्टेक हो गया था। इसकी जो स्थापना 2006 में नहीं 2009 में हुई थी। तो आज वाले सेशन में करंट अफेयर्स के हम लोग पढ़ लिए हैं राज्य के बारे में, और उसके बाद प्रश्न उत्तर देख चुके हैं हम लोग। अब हम जैसे कि डेली क्रम में एक संगठन को भी देखने वाले हैं। तो जो अभी चर्चा में रहा है संगठन एससीओ के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, जिसकी बैठक अभी 2 दिन पहले ही की गई है। तो एससीओ संगठन में क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले एससीओ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एससीओ एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसको हम संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। यह एक यूरेशियन मतलब इसके जो एशिया और प्लस यूरोप के लोग हैं इसमें। तो यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा का संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में, यानी कि जिसका जितना क्षेत्र है इसका एससीओ का, वहाँ पे शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो जून 2001 में संघाई में हुई थी, यानी कि इसका संघाई में इसकी स्थापना हुई। और एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए, यह 2003 में लागू हुआ। यानी कि 2001 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और 2003 से ये संगठन अपने रूप में ये लागू किया गया। उसके बाद इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, वो है बीजिंग में। और आधिकारिक भाषा जो एससीओ की क्या है, वो रूसी और चीनी भाषाओं में, ये दोनों भाषाओं में इसका संगठन या जो भी बैठकें या भाषाएं हैं वो की जाती हैं। और गठन से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। तो वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, संघाई 5 यानी कि इस 5 कंट्री जो हैं उन्हीं को मिला के संघाई 5 के नाम से इस संगठन को जानते थे। उसके बाद वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश करने से, यानी कि जो एक नया राष्ट्र इसमें शामिल किया गया उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के पास, संघाई 5 को ही अब किस नाम से जाना जाने लगा, एससीओ के नाम से, यानी कि संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद वर्ष 2017 में ही इसमें भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला। और इसके पर्यवेक्षक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो पर्यवेक्षक देश जो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को एससीओ का पर्यवेक्षक देश माना गया। जो इसमें ईरान है उसको अभी हाल फिलहाल में इसमें उसको दर्जा दे दिया गया है एक पूर्ण सदस्य के रूप में। और एससीओ की जो प्रमुख गतिविधियां हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभ में एससीओ मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता था। और वर्ष 2006 में वैश्विक वित्त पोषण स्रोत के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों को तस्करी को शामिल करने हेतु संगठन में कार्यसूची को विस्तार किया गया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों को जो गोल्डन क्रिसेट या गोल्डन ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा,
जो भारत के एक पूर्व में और एक पश्चिम में, ये दोनों स्थित हैं। उसके बाद फिर वर्ष 2008 में एससीओ ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया और 2008 में एससीओ ने विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेना स्टार्ट किया। यानी वर्ष 2008 से आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया। इससे पहले 2003 में अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु एससीओ सदस्य ने बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग 20 वर्ष के लिए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए थे इन देशों के द्वारा। एससीओ की विशेषताएं क्या हैं या एससीओ या अपने आप में किस लिए यह महत्वपूर्ण है, तो एससीओ जो है वो 40% पूरे विश्व की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है और वैश्विक जीडीपी का 20% हिस्सा और क्षेत्रफल, टोटल जो क्षेत्रफल कवर करता है वो 60% क्षेत्र कवर करता है। यानी कि जनसंख्या टोटल 40% और जीडीपी, वैश्विक जीडीपी का 20% और जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का उसका 60% हिस्सा ये एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अपने भौगोलिक महत्व के चलते एससीओ एशियाई क्षेत्र राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण का निर्वहन करता है। उसके बाद अपनी इस विशेषता के कारण एससीओ मध्य एशिया को नियंत्रित करने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने के लिए यह सक्षम है। यानी कि अमेरिका का प्रभाव पूरे विश्व में बहुत है, तो उसी को सीमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एससीओ का संगठन भी इस रूप में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। एससीओ को उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। जो एक सैन्य संगठन है नाटो, उसी के समकक्ष जो एससीओ है उसके समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसमें अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में ईरान को शामिल किया गया। इससे पहले इसमें 8 सदस्य थे। अब 9वां सदस्य जो बनाने की बात की जा रही है या होगा, वो कौन सा देश होगा, वो ईरान को बनाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। इसको 2017 में शामिल किया गया और इसको शामिल करने की बात चल रही है। तो इस प्रकार इसमें जो कुल देश हैं 9 देश हैं। उसके बाद हालिया घटनाक्रम में क्या महत्वपूर्ण है या किस लिए सुर्खियों में रहा या चर्चा में क्यों रहा है यह संगठन, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में सितंबर 2022 में, अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन की घटना है, तो एससीओ शिखर सम्मेलन में वाराणसी को 2022-23 एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन एवं संस्कृति राजधानी के रूप में चुना गया है। यानी कि यूपी का जो एक शहर है बनारस, उसको पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में चुना गया है वाराणसी को। उसके बाद भारत वर्ष 2023 में, यानी कि 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इंडिया। किस राज्य में करने वाला है, तो संभवतः अभी जो बातचीत चल रही है वो J&K के उसमें किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक 16 से 19 मई 2022 तक नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी, जिसे हम एससीओ रेट्स की बैठक में आयोजित की गई। तो कहाँ की गई है, वो नई दिल्ली में की गई है। ये भी आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, अभी हाल फिलहाल में 16 से 19 मई के बीच इसकी बैठक की गई है। उसके बाद फिर भारत एससीओ रेट की कार्यकारी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष भी है, इसलिए यह पॉइंट हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो रेट्स मंच जो है आतंकवाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र या मुहैया प्रदान करता है।
तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन सकते हैं हमारे परीक्षा के लिहाज से, उनको भी हम देख सकते हैं कि संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस संगठन से, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसे हम एससीओ रैट्स के नाम से जानते हैं, की बैठक आयोजित की गई। तो कहाँ की गई? नई दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, तो महाराष्ट्र में। तो ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ पे बैठक की गई? तो नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं संभावित? तो एससीओ रैट की कार्यकारी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है अभी भारत है। इस लिहाज से ये हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस संगठन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि एससीओ 2023 की जो बैठक होने जा रही है वो कौन से देश में होने जा रही है, ये अगला क्वेश्चन है। तो जहां बैठक होने जा रही है वो कौन से देश में होने जा रही है? तो भारत देश में होने जा रही है। संभावित जो स्थान चुना गया है वो जम्मू कश्मीर में चुना गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है कि बैठक कहाँ होगी। तो वो आने वाले समय में हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा इसका भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आपका हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।